डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं इकरा हारिस। आज तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को 17 साल की सजा सुनाए जाने के बाद से ही हुकूमती रहनुमा एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया करप्शन में लुथड़े हुए हैं, जिनको आज और पहले उन्हीं जुराइम की पैदाश में सजा सुनाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हुकूमती ओहदेदार तो मुख्तलिफ है, लेकिन एक चीज इनमें कॉमन है, वो चेहरे पुरइत्मीनान और सुकून। ऐसा लगता है जैसे जैसे पीटीआई दलदल में फंसती जा रही है, हुकूमत के लिए रावी चैन ही चैन लिख रहा है। दम तोड़ती ऑपोजिशन तो शायद हुकूमत के लिए मसला ना हो, लेकिन दम तोड़ती मईशत और मुआशी मैदान की बिगड़ती सूरत हाल हुकूमत के लिए चैन नहीं लिख रही। सवाल यह है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ से तो जान छुड़वाने में कामयाब हो चुकी है, लेकिन मईशत के मैदान में कैसे कामयाब होगी, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा है, मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के और वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा। कल GOR गेट केस, तोशाखाना 2 केस और बतौर सियासतदान मैं आपका रद्द-ए-अमल इस पर जानना चाहूँगी कि एक सियासतदान की बरियत और जमानत की जो अपीलें हैं वो ना लगाई जाएं, लेकिन दूसरी तरफ वकील के देर तक ट्रायल करके सजा सुना दी जाए, ये दुरुस्त है? अर्ज ये है कि मैं तो बिल्कुल खुशी का इजहार नहीं करूंगा। जब कोई गलत काम करे, कोई चोरी करे और उसे सजा हो तो ज़ाहिर है एक लम्हा फिक्रिया होता है, आजमाइश होती है और अल्लाह ताला सबको आजमाइश से बचा कर रखे। बस ये ज़रूर कहूँगा कि कानून ने आज अपना रास्ता जो है वो खुद हमवार किया है और बताया है कि सबसे सुप्रीम जो है वो कानून होता है। अगर एक शख्स ने चोरी की, वो चोरी जितने भी पैसों की है, चाहे वो 1000 की है, चाहे वो 3.5 करोड़ की है, चाहे वो 3.5 अरब की है, चोरी चोरी होती है, उस पर उसे सजा दी गई। और ये कहना कि जी मेरे वकील भी नहीं पहुंचे थे, बेसिकली ये कोई कानून का हिस्सा नहीं है कि आपका लॉयर कोर्ट रूम में होगा तभी आपको सजा सुनाई जाएगी। बेसिकली कॉमन प्रैक्टिस रही है, क्योंकि जब सजा सुनाई जा रही होती है तो बेसिकली जो आपके लॉयर्स होते हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद होते हैं। आप या तो सलाखों के पीछे होते हैं और कोर्ट में आ नहीं सकते, या फिर जो मुजरिम होता है वो बेल के ऊपर होता है। तो यहाँ दोनों सूरत हालें नहीं थी। यहाँ पर मुजरिम सामने बैठा हुआ था तो वकील की जरूरत नहीं थी। और मियां नवाज शरीफ को भी आपको याद होगा, जब 13 जुलाई 2018 को उन्हें सजा दी गई तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ मैं और मरियम जो है वो पाकिस्तान आ जाएं और इस सजा को थोड़ा सा पेंडिंग कर दें। मेरी मौजूदगी में आप सुनाएं, मेरी आंखों में आंखें डालकर मैं देखना चाहता हूं कि वो जज जो है इतना गलत फैसला वो कैसे कर रहा है। लेकिन उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब का इंतजार नहीं किया और 13 जुलाई 2018 को सजा सुना दी। तो ये मकाफात अमल होता है, हम सबको सीखना चाहिए इससे। आज भी जो सजा सुनाई गई उसमें बानी तहरीक इंसाफ और उनकी बेगम वहां मौजूद थे। अगर वकील कोई नहीं था तो एक कानूनी कंपल्शन नहीं है, हाँ एक कॉमन प्रैक्टिस है कि वकील होता है जो है वो मुजरिम नहीं होता, लेकिन यहाँ मुजरिम बैठा हुआ था, वकील नहीं था, तो बात बराबर हो गई। और बाकी जो कहा गया कि जी 14 महीने जो है वो फौरन इसका फैसला असल बसल में सुनाया गया, 59 पेजेस का फैसला जज साथ लेकर आए। भाई जज अगर जजमेंट लिखेगा और मौके पे ही सुनाकर डिटेल जजमेंट अनाउंस करेगा तो फैसला साथ ही लेकर आएगा ना। आपको तो खुश होना चाहिए कि जी हमें जजमेंट मिल गई है, हम उसकी जो है सर्टिफाइड कॉपी लेंगे और अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। अपील जो है वो कॉन्टिन्यूशन ऑफ ट्रायल होती है और ये 14 महीने 15 महीने केस चलता रहा। तो 14-15 महीने गवाहान के बयान कलम बंद हुए, आपके वकीलों को एक फेयर ट्रायल का मौका दिया गया, आपको कि वकील आपके आकर जो है बेहतरीन आपका दिफा कर सके। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जी मुझे बड़े हसल बसल में सजा सुनाई गई, मेरे ख्याल से नामुनासिब बयान है। ये जो अता कादर साहब फरमा रहे हैं कि इन सजाओं का इतलाक उस वक्त होगा जब पहले 14 साल वाली सजा पूरी होगी, ये क्या साइंस है और ये किस कानून के तहत वो कह रहे हैं, या वाकई हकायक है कि पहले ये 14 साल पूरे होंगे उसके बाद वो वाली सजा शुरू होगी? देखिए दो बातें होती हैं, एज अ लॉयर मैं आपके सामने रख देता हूँ। अगर तो ये जजमेंट में ना लिखा हुआ होता कि इन सजाओं का इतलाक कब से होगा, तो फिर तो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी जो है वो कानून में इस्तेमाल किया जाता है और उसमें यही होता कि जो सजाएं चल रही थी ये आज से ही शुरू हो जाती और जो सजा मुकम्मल होती रहती उसके साथ उस सजा का भी हिस्सा ऐड होता रहता। और पंजाब में जो जेल हैं उनका कानून जो है वो 50-50% पे चलता है, यानी 50% का रिलीफ मौजूद होता है, यानी दिन और रात मिलाकर 2 दिन बनते हैं। जो सिंध है वहां पर 70-30 की रेशियो है, यानी 70% आपने काटनी होती है, 30% का आपको रिलीफ होता है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली जो ये बात कर रहे हैं कि 2039 से शुरू होगी तारड़ साहब, वो बेसिकली जजमेंट में लिख दिया गया है। और अगर कोई भी जज ये लिख दे, माजी में इसकी एग्जांपल्स मौजूद है कि जो सजा अभी काट रहे हैं इस सजा के बाद इस केस की सजा का इतलाक होगा, तो ये कोई खिलाफ कानून नहीं है, बल्कि ये कानून का हिस्सा ही है। और अगर जज इसमें क्लैरिटी लेकर आ जाए और बता दें, जिस तरीके से आप जब सजा मौत देते हैं तो आप कहते हैं आपने 10 दफा फांसी देनी है,
10 दफा फांसी का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक दफा तख्तेदार पे खड़ा कर कर उसका फंदा डालकर और देन वो जलाद जब खींचता है उसको, एक दफा होगा, फिर वो 2 दफा करेगा, 3 दफा, 4 दफा, यूं 10 दफा करना होता है। तो उसमें तो आप यानी ये कोई तोजी नहीं दे सकता कि जी 1 दफा दे दें, 2 दफा दे दें, 3 दफा दे दें। ये जजमेंट के अंदर चीज मौजूद होती है। अगर जजमेंट में आ ये गई तो जजमेंट आ गई, लेकिन 2039 से होगा। आप अब फोर्सी क्या कर रहे हैं? बिकॉज आपके एक सेनेटर बहुत चीजें फोर्सी करते हैं, फिर ट्वीट भी कर देते हैं, फिर चीजें सही भी हो जाती हैं उनकी कई भी। वाडा साहब ये कह रहे हैं ट्वीट के जरिए कि ये तो स्टार्टिंग है, इससे आगे इंतहा है और कयामत है और बहुत कुछ है। जारी बात है, इशारा उनका फैज हमीद साहब और वादा माफ गवाही के तौर पे था जो वो देंगे आके। आपको लगता है ये सिलसिला मजीद सुनाने का, सजाएं अब मजीद और होगा जिस तरह वो फरमा रहे हैं? देखिए, वाडा साहब का अपना नुक्ते नजर है, मैं तो आपको फेडरल गवर्नमेंट का नुक्ते नजर बयान करूंगा, पीएमएलएन का करूंगा। लेकिन बात सीधी है, बानी तहरीक इंसाफ के जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है, इतने जराइम इस शख्स ने किए हैं, तो आप यानी बहुत सारे केसेस तो अभी और भी आने हैं, अनर्थ होने हैं। कुछ चीजें करप्शन केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर आप 9 मई का बीच में डालें, वो भी एक बड़ा केस है। तो जाहिर अगर एक बंदे ने जुर्म किया है तो आप ये नहीं कह सकते कि जी कोई इसके साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है। आप ये जुर्म ना करते, आप अगर घड़ी चोरी ना करते तो आपको सजा ना होती। आप 190 मिलियन पाउंड में मलिक रियाज को फायदा ना पहुंचाते, वो ना होता। अगर आप वो ट्रस्ट केस के अंदर आपकी बेगम हीरे जवाहरात की गिफ्ट्स ना लेती तो ये केस ना बनते। अगर आज का जो केस है इसमें बुल्गारी का सेट, अगर आप 3.5 करोड़ रुपए अगर उसकी कीमत है, तो अगर आप बाकायदा तौर पर उसकी कीमत 50% एवेल्युएट करवाते, 50% अदा करते, केस ही ना बनता। आप नए नैरेटिव बना के ले जाते हैं जी तोशा खाना से मियां नवाज शरीफ ने और बाकी हुक्मरानों ने भी लिया। भाई बाकी हुक्मरानों ने अगर लिया तो उन्होंने कीमत से ही एवेल्युएट की। अगर किसी हुक्मरान ने गाड़ी ली है तोशा खाना से जो कि उसे गिफ्ट मिली है, वहां के हेड ऑफ स्टेट ने उसे गिफ्ट दी है, लेकिन हमारे मुल्क में कानून है कि गिफ्ट जो है वो तोशा खाना में जाएगा। और उस वक्त 15% हुआ करता था। वो 15% अगर 4 करोड़ की गाड़ी है और 15% आपने अदा करके ले गए तो कानून के मुताबिक है। आप पे इल्जाम और आपका जुर्म आप पे ये साबित हुआ कि आप 3 करोड़ रुपए या 3 करोड़ 35 लाख की चीज को 13 लाख रुपए मेंशन करवा रहे हैं और फिर उसका 50% अदा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, आपने 6-7 लाख अदा कर दिए। अगर आप सही एवेल्युएशन करते, जो माजी के हुक्मरान करते रहे हैं, यानी 3.5 करोड़ उसकी एवेल्युएशन करते और उसका आप जो है वो बेसिकली 15% ही अदा करते, तब भी उसका 15% जो है वो कोई 80-90 लाख रुपए जाकर बनता। मकसद है कि आप इतना स्मार्टली प्ले करते हैं, स्मार्टली आप जो है वो व्हाइट कॉलर क्राइम करती हैं और फिर आगे से नैरेटिव बनाती हैं कि बाकी हुक्मरान 15% अदा करके चीजें लेकर गए हैं और मैं तो 50% अदा करके चीजें लेकर गए हूँ। भाई वो 15% जो अदा करके लेकर गए हैं, सही कीमत के साथ गए हैं वो। लेकिन ऑपोजिशन तो ये भी कहती है ना कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। जिस आप और जितना हुकूमत कह रही है कि खान साहब और उनकी बेगम शायद पूरी जुराइम में लुथड़े हुए थे और अब उन्हें गाहे बगाहे इस पे सजा दी जा रही है, फिर मुलाकातों पर भी पाबंदी रहेगी। सो हम क्या समझें कि आप सिस्टम से आउट कर रहे हैं पीटीआई को? नहीं, तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी आउट नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ सिस्टम में मौजूद है। एक सूबे की वजारत आला उनके पास है, मरकज में उनके पास, अब पार्लियामेंट में अपोजिशन बेंचेस पे बड़ी नुमाइंदगी है और सेनेट में भी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस बंदे ने जुर्म किए हैं उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, बानी तहरीक इंसाफ, वो ज़रूर अपने जराइम की सजाएं काटने की वजह से पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से आउट होकर जेल में गया हुआ है। तो इसको इस तरीके से अगर आप ट्रांसलेट कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक। आज जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस हुई है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के बगैर ये कॉन्फ्रेंस हुई है, दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप इसे फोर्सी करें कि शायद एक ऑपोजिशन की एक ऐसी आवाज बने जो हुकूमत के लिए खतरा हो, या फिर आप लोगों का एक बयानिया ये भी हो सकता है कि ये माइनस खान साहब का आगाज है, ये तहरीक जो आज जिसका ऐलान कर रहे हैं। एक तो बात यह है कि मेरी मालूमात ये कहती हैं जो आज कौमी कॉन्फ्रेंस कराई है तहरीक इंसाफ ने और बाकी जमातें उसमें मौजूद थी, उसमें भी सबने मुज़ाकरात पर ही जोर दिया है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग को अगर दावत दे दी जाती और वो ना जाते तो जरूर ये होता कि उन्हें दावत दी गई थी, वो नहीं गए। लेकिन उनके बगैर अगर एक कॉन्फ्रेंस कराई गई है तो एक तो उसका कॉन्फ्रेंस का जो मैं समझता हूँ कि कोई उसकी अहमियत नहीं है, वो गैर अहम हो गई है। दूसरी बात यह है कि अगर जिस कॉन्फ्रेंस को आपने अपनी मर्जी की जमातों पर मुश्तमिल जो है वो कॉन्फ्रेंस में बुलाया, अगर वो जमातें भी कह रही हैं कि जी मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, और मेरे ख्याल से वो जमातें अगले मरले में ये भी कहेंगी कि बानी तहरीक इंसाफ एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, उसकी रिहाई का मुतालबा हम नहीं कर सकते, वो अदालतों से ही रिहा होगा, अदालतों से ही अगर उसे बरियत मिलेगी तो लामहला ज़ाहिर है इन्होंने फिर इशूज़ पे बात करनी है। कौमी इशूज़ पे हम पहले भी बात करना चाहते हैं, आए करें, बैठे हमारे साथ बात करें, KPK में ऑपरेशन पर बात करें, आप पार्लियामेंट में
कानून साजी के हवाले से बात करें, बजट पे बात करें, बाकी जो इश्यूज है उन पे बात करें। तो सर, ये जो शाह महमूद कुरैशी की बरियत हुई है, वो कहते हैं कि बाकी सारे कैदी जो कोर्ट लखपत में थे उन्हें सजा हो गई, शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए। क्या उन्हें किसी सियासी रास्ते या मुफाहमत के लिए कोशिश की जा रही है जो ये रिलीफ मिला है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं बिला वजह किसी पर क्यों शक करूं, ना मेरे पास कोई मालूमात है। एक बंदा ऑलरेडी जेल में मौजूद है, और जेल में जो बंदा जो है जेल काट रहा है, 2 साल उसे हो गए हैं। अगर वो किसी जुर्म में इन्वॉल्व नहीं है और उसे बरियत मिल गई है, या उसके वकला ने अच्छा केस प्लीड की है, मैं यहाँ बैठे कैसे दावा कर दूंगी जी उसके जरिए हमारे कोई डील होगी, या उसके जरिए हमारे कोई मुज़ाकरात होंगे, या वो जमात को संभालेगा। ये किसी की नीयत पे मैं शक नहीं कर सकता जी। बिल्कुल सही। और आज इस कॉन्फ्रेंस में हर तरफ तहरीक की बात की गई। सुहेल आफरीदी के मुताबिक उन्हें भी तहरीक का पैगाम मिल चुका है। आपको लगता है कोई सुहेल आफरीदी किसी तहरीक का ऐलान कर सकते हैं और तहरीक इंसाफ के लिए लीड कर सकते हैं? जी देखिए, सुहेल अफरीदी बिल्कुल जो है बार बार कहा तो है उन्होंने तहरीक का, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो कोई तहरीक चलाएंगे या इस्लामाबाद पे कोई लश्कर कशी करेंगे। उन्हें मेरे ख्याल से बात समझ आ गई है कि अगर मैं ऐसी कोई हरकत करूंगा तो केपी की हुकूमत भी नहीं रहेगी। और शायद वही बात बानी तहरीक इंसाफ की बहनों को भी समझाने में कामयाब हो गए हैं कि मेहरबानी फरमाएं, शरपसंदी ना करें, ना करें, ना मुझसे करवाएं। अगर आप यानी कि वो गवर्नर आज वाली धमकी आपका मतलब है काम कर गई है? जी जी बिल्कुल, उन्हें समझ आ गई है इस बात की कि गवर्नर राज लग जाएगा या और भी कानूनी रास्ते मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से सुहेल अफरीदी ऐसा कोई इकदाम नहीं करेंगे जिससे मरकज में इंतशार हो और उसकी कॉस्ट में उनकी हुकूमत ऑन स्टेक लगे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया रहमान साहब, मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान हैं नबील कबूल साहब। बहुत शुक्रिया नबील साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले आपने देखा होगा कायमा कमेटी बराए मवासलात में जो हुआ अलीम खान और आपकी सेनेटर पलवेशा खान के दरमियान अच्छी खासी सर्दी गर्मी हुई और बात तू मैं तक आप पहुंची। आपके ख्याल में मामलात यहाँ तक पहुंचे क्यों? क्या सियासतदान आपस में एक दूसरे को आराम से जवाब भी नहीं दे सकते सवालों का? देखिए, एग्जैक्टली पता नहीं चला कि ये स्पार्क अप कैसे हुआ, मतलब किसकी तरफ से हुआ। बट जो भी है, सेनेटर पलवेशा जो है एक वुमन सेनेटर है और उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए था मिनिस्टर को। अलीम खान को सोचना चाहिए था कि एक वुमन के साथ किस तरह बात करते हैं। मेरे ख्याल में उसने जिस तरीके से बात की है और एक औरत के साथ जिस तरीके से, ये भूल जाए कि वो एक सेनेटर थी, लेकिन उनको ये ज़रूर एहसास होना चाहिए कि एक लेडी के साथ किस तरह बात करते हैं। तो वो बदतमीज़ी जो दिखाई गई है, मैं समझता हूँ कि उसने माफ़ी मांगी है, वो माफ़ी पार्टी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है और सेनेटर पलवेशा भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मेरा लगा इस तरह का रवैया जो है इस तरह रहेगा तो फिर आइंदा देखिए कमेटी के मेंबर्स फिर मिनिस्टरों की इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि कमेटी की जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स होते हैं उनको राइट है, हक है कि कोई भी सवाल पूछे। अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो आप कामली बोल सकते हैं कि जी ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन उस पर आप उसको इस तरीके से कहना और जिस तरीके से स्पार्क अप हुआ है, ये चीज़ मैं बिल्कुल कंडेम करूंगा इसको। अच्छा सर, ये अलीम खान साहब ने वैसे तो ये भी कहा है कि अगर मजीद सूबे बनाए जाएं तो इस पे तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, इंतज़ामी सहूलत बढ़ेगी, सियासी नुमाइंदगी बढ़ेगी, आप लोग मजीद सीएम लगा सकते हैं, और उन्होंने बाकायदा सिंध का नाम लेकर ये बात की है। मुझे नहीं पता अलीम खान को जो है ना NHA या कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अलावा ये बात करनी चाहिए, क्योंकि जो उसका जुरिस्डिक्शन है वो जुरिस्डिक्शन उसकी जो है, पहले तो वो इतना उसको अगर फिक्र है सिंध का और वो सिंध के सूबों को तकसीम करना चाह रहा है, सिंध के अंदर और नए सूबे बनाना चाह रहा है, तो वो ज़ाहिर है MQM के कहने पे कर रहा है। और MQM वाले हमेशा से शुरू से ही चाहते थे कि कराची अलग हो और बाकी अंदरूनी सिंध अलग हो जाए, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है सिंध के आवाम को, ये नहीं कि पीपल्स पार्टी को, सिंध के आवाम को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर इस तरह की बात अलीम खान कर रहा है तो ये वो किसी की और की ज़ुबान बोल रहा है, क्योंकि अलीम खान को क्या पता है कि खैरपुर कहाँ है, अलीम खान को क्या पता है कि शिकारपुर कहाँ है, अलीम खान को क्या पता है कि लियारी कहाँ है। उसको तो सिर्फ ये पता है कि लियारी एक्सप्रेस वे को कैसे सही करना है जो उसके अंडर आता है। तो मेरे ख्याल में वो लियारी एक्सप्रेस वे पर ज़्यादा तवज्जो दे बनस्बत वो जिस तरीके से बाकी सूबों की बात कर रहा है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अच्छा सर, बहुत अरसे से ये बातें ज़ेरे गर्दिश थी कि शायद PTI के साथ कुछ मामलात बेहतर होने चाहिए, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मामलात बिगड़ गए। आज अपोजिशन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस थी, कहा जा रहा था मामलात आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज फिर बानी को तोशाखाना पर सज़ा सुना दी गई।
आपको लगता है कि अब सिस्टम में गुंजाइश नहीं रही अब बानी की या तहरीक इंसाफ की? देखिए, मेरे ख्याल में दोनों तरफ से जो है ना, मैं ना मानू वाली बात हो रही है। अगर उनकी तरफ से ये जिस तरह के आज मैं इस पे बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगा कि जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशा खान का, क्योंकि देखें ये कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसको वो चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये है कि जो इस वक्त इश्यूज़ हैं, जो जो मेरे नॉलेज में ये है कि पीटीआई के अंदर इतने ज़्यादा लीडर बन गए हैं, ग्रुप भी नहीं लीडर्स बन गए हैं, तो हर कोई कहता है कि पीटीआई मेरे हवाले करो तो मैं पीटीआई को सही तरीके से चला सकता हूँ। तो तोशा खान का जो वर्डिक्ट आया है वो अपनी जगह वो कोर्ट का मैटर है, लेकिन जो बानी पीटीआई है उसको लचक दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी लचक दिखाया गया है पास्ट में, लेकिन उधर से लचक नहीं दिखाया जा रहा है। मैं ना मानूँ और ज़िद करना मेरे ख्याल में अब बहुत हो गया, 2.5 साल हो गए हैं जेल में हैं, तो अब मज़ीद ज़िद नहीं करें, फ़ायदा नहीं, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये जो बातें चल रही हैं कि इनके अपने अंदर जो है ग्रुप्स बन रहे हैं और अलग अलग पीटीआई को हेड करने जा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी का नाम आ रहा है, असद उमर का नाम आ रहा है और सारे दूसरे बाकी लीडरों के नाम आ रहे हैं जो कि अलग पीटीआई का एक फैक्शन बनाना चाह रहे हैं। अब देखते हैं आगे जाके क्या होगा। और फैसल वाडा साहब हैं जिसका लुबे लुबाब ये था कि ये इब्तदा है, आगे इंतहा भी है और क़यामत भी है। 9 मई के शवाहिद का वादा माफ गवाही का भी इंतज़ार है और जाहिर सी बात है उनका इशारा फैज़ हमीद की तरफ था। तो अगर उन्होंने बनना ही था वादा माफ गवाह तो फिर आपको नहीं लगता उन्हें पहले बन जाना चाहिए था? वो देखिए, फैसल वाडा की स्टेटमेंट मुझे याद है, जब वो मिनिस्टर था तो उसने कहा था कि खुशखबरी आ रही है पाकिस्तानियों, तुम लोग के लिए समंदर से तेल निकल रहा है और 90,000 नौकरियां जो है वो कराची में दी जाएंगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में 90,000 नौकरियां दी जाएंगी, क्योंकि तेल निकल रहा है समंदर से। 15 दिन में तेल निकल जाएगा। जब वो मिनिस्टर थे तो वो तेल नहीं निकला, बाकी पीटीआई की तेल निकल गई। तो मैं समझता हूँ कि अब फैसल वाडा जो है वो जो बयानात दे रहा है, कुछ बयानात तुक्के में उसके लग जाते हैं, कुछ बयानात नहीं लगते हैं, वो उसका मैं इतना सीरियस नहीं लेता उसके स्टेटमेंट्स। तो सर ये जो आज तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत सारी पार्टियां, कुछ लोग इनफरादी तौर पे इसमें शामिल थे, आपको लगता है क्या ये अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद हो रही हैं या वाकई कोई मजबूत मज़ाहमत की दीवार ये लोग बन सकते हैं? नहीं, वैसे कुछ नहीं होगा। हुकूमत जो चल रही है इस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलायंस के वजह से चल रही है और हम समझते हैं मुल्क के मफाद में इस वक्त ये कि ज़्यादा छेड़छाड़ ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह दुश्मन ममालिक हमारे पीछे पड़े हैं, जिस तरह हमें आपने देखा कि जो जंग इंडिया ने मुसल्लत की हमारे ऊपर, हालांकि बड़ी बुरी तरह मार खाई है इंडिया ने, उसके बाद से आपने देखा कि मोदी का टोन भी बदल गया और वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को दोबारा से जो है ब्लैक लिस्ट करने के चक्कर में है या दोबारा से कोई ऐसे एडवेंचर करने के चक्कर में। ऐसे हालात में हम नहीं समझते कि सियासी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो और अपोजिशन वाले इसी पगार पे काम करेंगे, ये आप बेफिक्र रहिए। अच्छा सर, इससे पहले कि मैं कराची शहर पे आऊँ, आप तो वैसे मुझे लगता है इंटरनेशनल स्टार बन गए हैं, आप पे तो फिल्में भी बन रही हैं और मुझे लगता है बड़ा गलत पोर्ट्रे, एक तो कराची को पोर्ट्रे गलत किया गया, लियारी को गलत पोर्ट्रे किया गया। खैर ये उनका अपना प्रोपेगेंडा था, लेकिन आपके किरदार को भी खासा कमज़ोर दिखाया गया, हालांकि उस दौर के अंदर आपका किरदार तो कुछ और ही था। मेरा किरदार आपने देखा था, आप उस वक्त किसी और चैनल में थी, आपने देखा था आप लियारी जाती थी। मेरा किरदार बड़ा दबंग था। अगर ये मेरा किरदार किसी दबंग एक्टर को देते तो समझ आती, लेकिन इन्होंने एक कॉमेडियन को दे दिया और ये तो एक फिक्शन था, आपको पता है एक फिक्शन मूवी है, एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इन्होंने लियारी को मशहूर कर दिया। हालांकि इन्होंने कोशिश की लियारी का बैड इमेज दिखाने की, लेकिन वो बैड इमेज लियारी इतना पूरी दुनिया में मशहूर हो गया कि अब नेटफ्लिक्स, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ही दे रहा हूँ, नेटफ्लिक्स जो है वो लियारी के ऊपर एक सीरीज़ बना रही है। अच्छा। जिस तरह उन्होंने पैब्लो एस्कोबार के ऊपर बनाया था, इसी तरीके से लियारी के ऊपर एक सीरीज़ बनाने के लिए जो है राब्ता किया उन्होंने, और नेटफ्लिक्स पे जो है कहते हैं कि 1 साल के बाद जो है वो असल लियारी को
दिखाया और उसमें जाएगा। और असल हमारी असल तरफ से नबील सिंध कबूल का गवर्नमेंट ने किरदार भी भी उसमें दिखाया जाएगा। बिल्कुल, उसमें जो एक्टर जिसको ये कह रहे हैं कि हम लेंगे, वो जो असल मेरा कैरेक्टर था, जो असल मेरा रोल था, वो दिखाया जाएगा। चलें, गुड इनफ। सर, कराची की अब बात हो रही है तो पीपल्स पार्टी की 17 साला सूबाई हुकूमत ने कराची को करप्शन, माफिया कल्चर, बद इंतजामी के हवाले किया, ये कह रही है जमात इस्लामी। और वो कह रहे हैं कि जनाब अवाम के लिए ये शहर गैर महफूज बन गया है। तो आप तो कराची की जंपल हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जमात इस्लामी आपको पता है कि पिछले कई अरसे से इक़्तिदार में नहीं आई है, और इस वक्त जो जमात इस्लामी का अमीर है वो ख़ुद कराची से, हाफिज़ नईम, उसको ज़्यादा फ़िक्र है वो किस तरीके से, क्योंकि वो मेयर का इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वो कामयाब नहीं हुए। उसके बाद से वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आके खड़े हो गए। तो जमात इस्लामी को ये सोचना चाहिए कि आपके जब मेयर थे उस वक्त क्या काम हुआ, और आप अगर टारगेट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी ने 17 साल में काम नहीं किया, तो पीपल्स पार्टी के भी अगर अब मैं आपको गिनवाऊँ, बहुत सारे इतने काम हैं, और बहुत सारे इतने काम हैं जो होने चाहिए थे, नहीं हुए, ये भी मैं मानता हूँ। अपनी कोताहियाँ भी माननी चाहिए, ख़ासकर ये जो ग्रीन बस के हवाले से जो रोड, यूनिवर्सिटी रोड से आ रहा है, इसके ऊपर जो है अभी तक वो इसी तरह पड़ा हुआ है, उसको कंप्लीट करना चाहिए। लोग आवाम कराची के अगर अपनी जगह रो रहे हैं तो वो सही रो रहे हैं, धूल मिट्टी ये सब चीज़, इस पे तवज्जो बिल्कुल देना चाहिए। सर, तो आखिरी सवाल, नून लीग ने आपको बना लिया है एनएफसी में तब्दीली पर? क्योंकि राना सनाउल्लाह कहते हैं असूली फैसला हो चुका है, बातचीत हो गई है, एनएफसी पर मुजव्वज़ा तब्दीलियां होंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये हमें मना नहीं सकते एनएफसी के ऊपर। एनएफसी पीपल्स पार्टी लेकर आई है 18th अमेंडमेंट, और एनएफसी अवार्ड जो है उसके ऊपर किसी किस्म का ना इन्होंने कोई हमसे रब्ता किया, ना इन्होंने कोई बातचीत की, ना ये कर पाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी नहीं मानेगी, सिंध के अवाम कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें जिस तरह जो शहर कराची जो रेवेन्यू जनरेट करती है, जिस पर आप पंजाब में पुल बनाते हैं, अंडरपास बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं हमारे रेवेन्यू से, आप हमारे ही रेवेन्यू को रोक रहे हैं। अगर हमारे रेवेन्यू को आप कम कर देते, जो कि अब कम कर दिया इन्होंने, हमें फेडरल बजट नहीं मिलता है, हम जो है अपना बजट खुद जनरेट करते हैं सिंध का, तो उसके ऊपर डाका डालने की हम बिल्कुल किसी को इजाज़त नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नबील कबूल। देखते हैं आने वाले दिनों में एनएफसी के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला तय होते हैं या नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर सियासतदान है महमूद मौलवी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप लोग मुफाहमत की हालात नॉर्मल करने के हवाले से बातें भी कर रहे हैं, लेकिन कल यास्मीन राशिद शहजाद चौधरी को जो है वो सज़ा सुनाई गई, आज बानी और उनकी अहलिया को सज़ा सुना दी गई। आपको लगता है कि कुछ हालात बेहतर होने की अभी भी गुंजाइश सिस्टम के अंदर मौजूद है? देखिए, ये तो देखें, सियासी केसेस तो चलते रहते हैं, आप तारीख उठा के देख लें। ये तो देखें, ये कानून अपना रास्ता ले रही है, बाकी मुफाहमत अपना रास्ता लेगी, ठीक है ना। तो उसमें इंशाल्लाह कोई मुझे तो ऐसे कोई कबात नज़र नहीं आ रही है। हम अपना इसको हमने जारी रखा हुआ। बीच में थोड़ा सा ऑब्वियसली एक इशू आया था जो कि आप सबको पता है, तो उसमें हमने इसको फ्रीज कर दिया था। उसकी वजह ये है कि वो जो ट्वीट आया और बदमज़गी, मगर अब आप देख रहे हैं कि चीज़ें जो है लचक जो है पीटीआई काफ़ी दिखा रही है, और वो बड़ी खुशाइन बात है। आप देखें केपीके के सीएम ने सारी वो बातें जो कि हुकूमत चाहती थी उनको एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि देखें पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि जी हम जो है अफगान को वापस नहीं भेजेंगे, हम ड्रोन्स चलने नहीं देंगे, हम जो है मैं कहूँगा कि वो पानी का इशू था, ये सारे चीज़ों को उन्होंने देखे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। आज आप देखें उनकी बहन का भी जो स्टेटमेंट आया वो भी ज़रा बड़ा सॉफ्ट था कि जी ये हमारी फौज है और हमने ऐसे नहीं कहा। लेकिन सर आज फैसल वाडा साहब ने ट्वीट करके कहा है कि ये इब्तिदा है, आगे इंतहा है, क़यामत है, 9 मई है, उसके गवाह हैं, फिर वादा माफ गवाह हैं। सूरत हाल तो सख्त है आगे। देखिए, सूरत हाल तो सख्त होगा ना। देखिए, अगर आप इस किस्म के स्टेटमेंट्स देंगे और जो कि मुल्क के अगेंस्ट होगा या फौज के अगेंस्ट होगा, वो तो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसीलिए देखें, जो आप रवैया, सख्त रवैया अगर लेगी पार्टी, तो मैं कहूँगा, ये मैं क्रेडिट देता हूँ
सीएम केपीके को कि उन्होंने अपना डिसीजन लिया। हालांकि पार्टी का डिसीजन तो टोटली उनके अगेंस्ट था, मगर उन्होंने सोचा कि देखें जी ये जो है सूबे के मफाद में है, तो वो डिसीजन उन्होंने लिया और बड़ी खुशाइन बात है। सही। डेमोक्रेसी। लेकिन सर एक सवाल और उठ रहा है कि जो कोर्ट लखपत में बाकी है उन्हें शाह महमूद कुरैशी की बरियत हो गई, तो वो बरी हो गए, बाकियों को सजा हो गई, ये कुछ अजीब नहीं है? देखिए, शाह महमूद साहब के ऊपर ये केस टेक्निकली बनता ही नहीं था। उसकी वजह ये है कि शाह महमूद साहब जो है उस दिन जो है इस्लामाबाद या लाहौर में थे ही नहीं। मैं खुद जो है, मैं, इमरान इस्माइल और कई लोग, हम प्लेन में बैठ के उस दिन इस्लामाबाद आए हैं। तो और उनको देखे पिछले जजमेंट में भी उनको जो है बरी कर दिया गया है। तो देखे शाह महमूद साहब के साथ तो ज्यादती हुई है कि वो 2.5 साल जो है ये जेलों में काट चुके हैं। उनका तो केस बनता ही नहीं है। आप खुद देखें ना, अगर ये नहीं है कि मैं किसी की साइड ले रहा हूँ, बहुत से पीटीआई के लोग भी गवाही देंगे कि देखें एक शख्स वहां पे था ही नहीं, और अगर वो केस बन गया, और ये तो हमारे कानून की नाअहली है कि आप मुझे बताएं ना कि फैसले जो है इतने देर से आते हैं। उनके 2.5 साल कट गए जेल में और उसके बाद जो है उनको जो है रिलीफ मिला गया। देखिए ना, अब आप मुझे बताएं कि अगर जज साहब ने उनको 2.5 साल के बाद रिलीफ दिया कि देखे जी वो जो है बेगुनाह है, तो आप मुझे बताएं कि उनके 2.5 साल तो ज़ाया हो गए ना। तो सर ये जो कोशिशें आप लोग कर रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो रही हैं या बानी पीटीआई के लिए हो रही हैं, तो क्या खुद खान साहब भी चाहते हैं कि मुफाहमत हो? वो इसके लिए राजी हैं या सिर्फ आप लोग अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, हम जो है खान साहब से हमारी ना बात हुई है ना पीटीआई से बात हुई है। हम मुल्क के मफाद में और इस कौम के मफाद में बात कर रहे हैं। हमें कोई, देखें जैसे मैंने अपने लिए तो ओपनली कहा था, मुझे ना मैं मुझे पीटीआई में जाना है ना मैं पीटीआई में हूँ। देखिए एज अ शहरी भी तो देखें, लोग, हर आदमी सिर्फ सोचे कि सिर्फ सियासतदानों का या पॉलिटिकल पार्टीज का हक है जो है चीजों को, टेम्परेचर्स को नीचे करना। देखिए ना, इस वक्त तो पीटीआई के कुछ जत्था तो जो है वो टेम्परेचर को तो बढ़ा रहा था ना। आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है सर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की और जो एलामिया में बातचीत की गई है, आपको लगता है कोई टफ ऑपोजिशन हुकूमत के लिए बन सकती है आने वाले दिनों में? और सुहेल आफरीदी साहब खुद भी कह रहे हैं कि पैगाम मिल चुका है, दरवाजे बंद हैं, तो शायद पीटीआई अब सोच रही है दोबारा मज़ाहमत का। देखिए, मैं तो कहूँगा कि देखिए पीटीआई अब मफाहमत की बात सोच रही है, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब ने देखा कि देखिए वहाँ पे उनके सूबे में लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं। लेकिन सर जो धड़ेबंदी है अंदर, जो पीटीआई के दरमियान धड़ेबंदी है, जिसमें से एक मुफाहमत की बात करता है तो दूसरी मज़ाहमत की करता है, और जो अंदर की धड़ेबंदी है वो ये अलाउ करेंगे कि कोई ऐसी तहरीक चले जो यूनाइटेड तहरीक हो? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, अलग अलग ग्रुप्स हैं। कुछ लोग मज़ाहमत की बात करते हैं, मज़ाहमत की वो बात कर रहे हैं जो कि मैं कहूँगा नौजवान उनमें से कुछ हैं, और कुछ लोग जो है सिर्फ और सिर्फ, देखिए जो मुल्क के बाहर बैठे हैं और वो सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो तो अपनी दुकान चमका रहे हैं जी। उनको ना मुफाहमत से कोई लेना देना ना मज़ाहमत से। वो तो चाहते हैं कि जी कियोस फैला रहे, मज़ाहमत होती रहे, वायलेंस होता रहे, ताकि उनका जो है सोशल मीडिया के ऊपर उनके पैसे बनते रहे। बिल्कुल सही। लेकिन एक खदशा कि एक ट्वीट ने सारे मुफाहमती अमल को सबूताश किया। अगर बानी की जानिब से आने वाले ये ट्वीट्स और बयानात इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर आपको क्या लगता है जो आप कोशिशें कर रहे हैं वो कितनी कामयाब हो सकेंगी? देखिए, हम अपनी कोशिशें पूरी करेंगे और हम अल्लाह से दुआ गो है कि कामयाब हो। बाकी जो है देखिए अल्लाह की मर्जी है, हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं ना। So sir, are you talking directly to the establishment? आपकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो रही है, आप हुकूमत से बात कर रहे हैं, और अगर बात कर रहे हैं हुकूमत से तो क्या रिस्पांस है हुकूमत का? देखिए, एक बात मैं हुकूमत का रिस्पांस तो बहुत पॉजिटिव है, और जहां तक हर शख्स जो एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है, मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह दूं कि एस्टैब्लिशमेंट हर वो चीज जो कि पाकिस्तान के और आवाम के मुफाद में है वो उसको एक्सेप्ट करती है, और कोई भी चीज अगर आवाम और मुल्क के अगेंस्ट है तो वो उसके अगेंस्ट है। एस्टैब्लिशमेंट जो है अगर मुल्क के मफाद में हो और आवाम के मफाद में हो तो वो उसके अगेंस्ट नहीं जाती। हाँ, मुल्क के अगेंस्ट मफाद में ना हो, आवाम के मफाद में नहीं हो, तो एस्टैब्लिशमेंट का तो काम यही है कि वो चेक एंड बैलेंस करे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
वेलकम बैक। आज तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुनाई गई और साथ ही 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। कल ही जीआरओ केस में कोट लखपत जेल में कैद रहनुमाओं को भी सजाएं सुनाई गई, जिससे ढील या मुज़ाकरात की अफवाहें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। इसका अंदाजा हमें फैसल वाडा की ट्वीट से भी मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये तो इब्तदा है, आगे इंतहा और कयामत होगी। 9 मई के ट्रायल में शवाहिद और गवाहों का इंतजार कीजिए। और इस सारे मंजरनामे से एक बात तो वाज़ेह है कि सिस्टम के अंदर पीटीआई के लिए गुंजाइश खत्म होती जा रही है। दूसरी जानिब आज तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आइन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक कौमी कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर तहरीक की सदाएं बुलंद हुई। देखना यह है कि अब कोई तहरीक चलेगी और अगर चलेगी तो कब और कैसे। इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए मुझे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कानूनदान बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया उमैर आपके वक्त का। आज तोशाखाना 2 केस में बानी और उनकी अहलिया को सजा सुना दी गई, क्या मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का? क्योंकि जज साहब तो कह रहे हैं कि उन्होंने खासी रियायत की है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से अलीमा बाजी ने कहा, ये कुछ सरप्राइज़ तो नहीं था। सज़ाएँ जिस तरह से पहले दी गई हैं ये भी देनी थी, मगर ये ज़रा देर से दी गई। एक्सपेक्टेड तो था कि ये अक्टूबर तक आ जाएगी। फिर जो माहौल बना, इमरान खान को आइसोलेशन में रखना मंजूर था, तो इसलिए ये केस भी इल्तवा में चला गया। तो आज अचानक जज साहब को याद आया, बग़ैर बहस सुने, बग़ैर वकीलों की हाज़िरी इंश्योर किए एक सज़ा सुना दी गई। तो सर, आला अदलिया से आप इस केस को लेकर रुजू करेंगे? क्योंकि सज़ा तो हो गई है, लेकिन बरियत या जो ट्रायल के मामलात हैं, जो ज़मानत के केसेस हैं, उनका क्या होगा? क्या वो सज़ाएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए? नहीं, देखें, रुजू करना तो आज तो सलमान सफदर साहब बाहर आए, उन्हें इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि उन्होंने अपील फाइल करनी है इन केसेस में। मगर पहले आप अलकादिर वाली अपील को तो देख लें कि वो 1 साल होने को है, आज तक वो समात पे नहीं गई। उसमें 7 ज़मानत की दरख्वास्तें, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्तें दी गई थी, ना उन पे समात हुई। देखें, रेफरेंसेस कहने को तो ये तोशाखाना का रेफरेंस है। इमरान खान से पहले आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ के रेफरेंसेस चल रहे थे नैब में। वो कितनी खूबसूरत महारत के साथ वो FIA के हवाले कर दिए गए, और आज तक FIA ने उन गाड़ियों वाले केसेस में तो चलान भी नहीं दाखिल किया। बिल्कुल सही। और अता तारा साहब के मुताबिक 17 साल कैद का आगाज 190 मिलियन पाउंड में जो सजा हुई है उसकी मुद्दत खत्म होने के बाद होगा। आप चूंकि कानूनदान भी हैं, आपको लगता है ऐसा ही है या फिर हुकूमत गलत बयानी से काम ले रही है? नहीं, देखें, हुकूमत ने तो वो बात करनी है कि जिससे डर पैदा हो, मगर डरा के इसको रहे हैं इमरान खान को, जिसका रिजॉल्व ये है कि मैंने 1000 साल भी ये जेल काटनी पड़ी तो मैं काटूंगा। और कभी भी सज़ाएं इस तरह से नहीं चलती। जजेस हमेशा उसमें लिखते हैं कि कंसेक्टिवली रन करती हैं और 382B का बेनिफिट भी साथ दिया जाता है। मगर बात है कि पाकिस्तान की तारीख है, सियासी मुकदमों का क्या हाल होता है ये सबको पता है। अल्टीमेटली हक सच ने प्रिवेल करना है। इमरान खान ने आज भी जो मैसेज बाहर भेजा है वो वही है कि इमरान खान ने अपने एंड से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि ये ज़ात का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्योंकि आज इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो वो उन प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जिनके लिए वो उन्होंने ये इतनी मुशक्क़त पिछले 3 साल। लेकिन सर, लग रहा है कि शायद मामलात यहाँ ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने तो ट्वीट की है कि आगे इंतहा है और क़यामत और भी है। यानी कि 9 मई के शवाहिद, फिर वादा माफ गवाही, वो चीज़ें भी शायद इशारा उनका फैज़ हमीद साहब की तरफ था। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, इमरान खान तो ऑलरेडी जेल में है। आप ये स्टार्ट कर लेंगे तो कल को आपको दुनिया किस तरह से देखेगी? दुनिया तो अभी भी इस चीज़ पे शोर मचा रही है। जो 105 सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल किया है, किधर किधर से नहीं आवाज़ उठ रही हमारे निज़ाम अदल पे। तो अगर आप अपना और मजाक बनाना चाहते हैं तो इस राह पे भी चल लें। बात ये है, इमरान खान तो ओपनली कह चुका है, मतलब ये ऑफ़र बहुत बड़ी ऑफ़र है कि आज कंटिन्यूस फुटेजेस ले आए, जिस बंदे का जो रोल बनता है उसको सजा दे। 9 मई से तो कोई नहीं भाग रहा, मगर फिर भी क्यों नहीं वो फुटेजेस लाई जा रही? क्यों नहीं कोई जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है? इतने संगीन किस्म के इल्ज़ाम आते हैं। देखें, इदारे पे तो कोई हमला करने का सोच ही नहीं सकता। अगर एक मुल्क में रह रहे हैं, एक मुल्क में जिस इदारे ने इस मुल्क की हिफाजत की वादा किया हुआ है, उसकी कसम खाई हुई है, तो उस पर कौन हमला कर सकता है? एक साजिश है, उस साजिश को बेनकाब होना चाहिए। इमरान खान भी यही कह रहे हैं, दूसरी साइड भी यही कह रही है। सर, अब आप लोगों का प्लान आखिर है क्या? बिकॉज आप लोग सिचुएशन देख रहे हैं, इसमें सज़ा भी देख रहे हैं। उनके बेटे बाहर के मीडिया को इंटरव्यूज़ देख के अपने खदशात का भी इजहार कर रहे हैं।
आज सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि उन्हें पैगाम मिल चुका है कि तमाम दरवाजे बंद हैं, फैसला कुन तहरीक का आगाज होगा। कौन सी तहरीक, किस किस्म की तहरीक, कैसे आप लोग इसको इनिशिएट करेंगे? अब ये तो देखें, आज क्योंकि जिधर सुहेल आफरीदी साहब ने बात की है वो आपने देखा होगा, वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम पे बात की है। आज उसका एक दिन का वो कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, कल फाइनल कंक्लूडिंग डे है। तो इंशाल्लाह ताला तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम जो जमातें साथ चल रही हैं, वो इकट्ठा एक यूनाइटेड एक एलानिया जारी करेंगे और वो एलानिया तमाम तहरीक इंसाफ के वर्कर्स लीडरशिप तब पे लागू होगा। और क्या ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई वाले डबल गेम कर रहे हैं? क्योंकि कॉन्फ्रेंस अच्छी थी, लेकिन जो सवाल खटक रहा है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं कि पीटीआई बातें तो करती है कि ऑपोजिशन की सरबराही तहरीक या मौलाना को दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और आप ही के ग्रुप में से, तहरीक इंसाफ में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि सरबराही मौलाना फजल रहमान साहब के पास जाए। नहीं देखें, अब सरबराही इस वक्त तो महमूद खान अचकज़ई के पास है। ये तो देखें, जब भी कोई साथ चलता है तो फैसले होते हैं, जब कोई साथ चल ही नहीं रहा, जब आपने देखा कि उनका तरामीम पे भी अपना मौक़िफ़ था, अपने मामला थे, अभी तक तो वो आके बैठे ही नहीं है। जब साथ बैठेंगे, बंदा साथ चलता है तो रोल्स भी डिफ़ाइन होते रहते हैं, चीज़ें चलती भी रहती हैं। और पास में भी देखने, अगर मौलाना साहब पीडीएम के इत्तेहाद के सदर थे तो बाद में उनके साथ क्या हुआ। और आपकी नज़र में सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब, यानी हुकूमत जो है अब एनएफसी में तब्दीली के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार है और कहा भी जा रहा है इत्तेहादी और बहुत सारे लोग बिल हद तक मान भी गए हैं, तहरीक इंसाफ तैयार है इसके लिए? लेकिन तहरीक इंसाफ की एक सूबे में हुकूमत है, तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी का मौक़िफ़, उस सूबे के मौक़िफ़ को, सारी चीज़ों को देख के ये पॉलिसी स्टेटमेंट दी जाएगी। क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत का सबसे बड़ा जो इस वक्त क्लेम है, जो फाटा जम किया गया, उसके 100 अरब रुपए हर साल मिलने थे, अभी तक तो वो भी नहीं मिले। और उसके अलावा जो डिफरेंट तरह की हाइडल की रॉयल्टी, डिफरेंट चीज़ें हैं, उसमें रहते हैं। तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि उसके बाद इन चीज़ों को रिवाइज़ करने की बात हो, उसका नए फार्मूले का क्या इम्पैक्ट केपी के सूबे पे आएगा और ओवरऑल फेडरेशन का क्या है, ये सारी चीज़ें गौर तलब है। इसका देख के जवाब देना पड़ेगा, इसका मैं नहीं समझता कि कोई शॉर्ट आंसर होगा। तो उमर साहब ये भी बता दीजिए कि कोट लखपत से जो एक राह हमवार होनी थी, जिसके लिए मुफाहमत की कोशिशें करने वाला एक ग्रुप था जिसमें फवाद चौधरी थे, महमूद मौलवी थे और दीगर लोग थे, शाह महमूद कुरैशी की बरियत, ये सब चीज़ें इत्तफाक तो नहीं हो सकती, लेकिन आपको लगता है कि वाकई कोट लखपत से जो रास्ता निकलना है वो तहरीक इंसाफ के लिए आसानी का बायस बनेगा और शायद माइनस खान हो जाए? देखें, माइनस खान तो किसी सूरत भी नहीं होगा, क्योंकि देखें ये मैं इस वजह ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा, मतलब लोगों ने देख लिया इस चीज़ को, 3 साल का ये ट्राइड एंड टेस्टेड पोजीशन है कि तहरीक इंसाफ अगर खड़ी है वो एक शख्स के इर्द गिर्द खड़ी है, उसमें जो भी शख्स आते रहे चले गए कोई मैटर नहीं कर रहा, कोई बंदा, एक बंदा भी साथ नहीं लेके गया, अगर कोई गया है तो वो अकेला गया है। तो ये चीज़ सबको क्लैरिटी के साथ पड़ता है। प्लस इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एडिशनली एक लेटर जो आप अडियाला के सीरान की तरफ हवाला दे रही हैं, उन्होंने परसों एक लेटर भी जारी किया और उसमें भी उन्होंने मुज़ाकरात को अपने जो जुलाई के लेटर से मंसूब किया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मगर साथ ही साथ जो उसमें इम्पॉर्टेंट है उसमें महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर की क़यादत पे उन्होंने पूरी तरह से कॉन्फिडेंस शो किया। उन्होंने कहा इमरान खान का ट्रस्ट आपके साथ है तो हमारा ट्रस्ट भी आपके साथ है और पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। तो ये नहीं है कि अडियाला का मौक़िफ़ और हो और कोट लखपत का मौक़िफ़ और हो, दोनों एक ही जगह खड़े हैं और किसी को किसी तरह का ख़तरा नहीं है। बल्कि एडिशनली अगर शाह साहब की जैसा बरियत हुई है, शाह साहब जल्दी बाहर आ जाते हैं तो वो पॉजिटिव रोल प्ले कर सकेंगे, जो हमें अभी लीडरशिप में एक गैप नज़र आ रहा है। बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लीड कर रही है, तो उसमें भी उनकी बाहर आने से चीज़ें और ज़्यादा बैलेंस हो जाएंगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर उमर नियाज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सूरत हाल कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होती है या किस फैसला कुन तहरीक के तहत वो एहतजाज करेंगे? मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।